नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, यह प्रमेय नंबर 1.2 में दी हुई है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात बच्चों, यदि हम कोई भी भाज्य संख्या लें और उनके अभाज्य गुणनखंड करें, तो यदि हम उसके क्रम पर ध्यान नहीं देते हैं तो उस संख्या के जो गुणनखंडन या अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं वे अद्वितीय होते हैं। आइए बच्चों, इसे हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। यहाँ पर बच्चों हम एक संख्या 210 ले लेते हैं। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालने पर हमें यहाँ पर 2 से भाग चले जाएगा 105 बार में। अगली संख्या हम 3 से भाग देंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 से भाग देने पर बच्चों हमें यहाँ पर 3 बार में भाग चले जाएगा और 35 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब बच्चों हम देखते हैं, यहाँ पर 3 से भाग नहीं जाएगा, हम 5 अगली संख्या से भाग देकर देखते हैं। 5 से भाग देने पर बच्चों यह भाग 7 बार में चले जाएगा और हमें जो अभाज्य गुणनखंड 210 के प्राप्त होंगे वे इस प्रकार से होंगे। 210 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बच्चों यह कहती है कि यह भाज्य संख्या अर्थात 210 इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, यदि हम इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तथा इसके गुणनखंडों के क्रम पे यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो यह गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते, अर्थात 210 के यह गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अर्थात 210 को हम इन्हीं गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बच्चों हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यह भी 210 ही होगा। इसी प्रकार से इसे हम 7 गुना 5 गुना 3 गुना 2 इस रूप में भी लिख सकते हैं। अतः बच्चों हम ये कह सकते हैं एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अर्थात हम यदि 210 के गुणनखंडों के क्रम पर ध्यान न दें तो हम देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं यह अद्वितीय होते हैं। अर्थात 210 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2, 3, 5 और 7 ही प्राप्त होंगे। बच्चों, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर ही आधारित एक उदाहरण दिया हुआ है। हम इस उदाहरण को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 5 यहाँ लिखा हुआ है, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड में संख्याएं 5 तथा 2 यह विद्यमान हमेशा होती है, क्योंकि 5 तथा 2 मिलकर ही 0 डिजिट पर समाप्त होने वाली संख्या का निर्माण करते हैं। इसीलिए जो भी संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तथा 2 होना जरूरी है। इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो
शून्य पर समाप्त होता है वह 2 तथा 5 से विभाज्य होता है। इसीलिए उसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 तथा 2 होनी चाहिए। अब बच्चों हमें पता है कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 यह दोनों होना आवश्यक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या 4 की पावर n या 4 की घात n यह 2 तथा 5 के इसके अभाज्य गुणनखंड में है। हम देखते हैं अब 4 की घात n, यहाँ यदि बच्चों हम 4 के गुणनखंड करें तो यह आएंगे 2 गुना 2। हम यहाँ देखते हैं कि 4 की घात n या 4 के गुणनखंड में संख्या 2 तो है लेकिन 5 यहाँ पर विद्यमान नहीं है। और यदि 5 यहाँ पर विद्यमान नहीं है तो यहाँ पर कोई भी 0 वाली संख्या या 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं बनेगी। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें यह बताती है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के क्रम में कोई परिवर्तन न करे तो यह अद्वितीय होते हैं, अर्थात इनके जैसा कोई और उस संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता है। अर्थात 4 के गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं केवल 2 ही आ सकती है। अब 4 की पावर n, इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 और पावर n, या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है किंतु 5 नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे यहाँ 4 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 है तथा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से यह गुणनखंड अद्वितीय है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए संख्या 4 की घात n यह 0 पर समाप्त हो। 4 की घात n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए चार की घात n अंक 0 शून्य पर समाप्त हो। तो बच्चों यह रहा उदाहरण नंबर 5 का हल। आगे हम उदाहरण नंबर 6 का हल देखते हैं। उदाहरण 6 में लिखा हुआ है संख्याओं 6 और 12 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हो बच्चों कि आप इसे पहले भी ज्ञात कर चुके हो?
और यदि हम बात करें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से किसी संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात किया जाता है और इस अभाज्य गुणनखंड विधि को ही कहा जाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। 6 तथा 20। अब हम 6 और 20 के गुणनखंड करते हैं। तो बच्चों 6 के गुणनखंड में हमें 2 और 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम 20 के गुणनखंड करेंगे तो 20 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2, यहाँ पर भी 2 और 5। तो बच्चों 20 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 और 5 प्राप्त होता है। इसे हम लिख सकते हैं 6 = 2 × 3। इसी प्रकार से 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 और इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5। अब बच्चों यहाँ पर 6 तथा 20 के गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब इन गुणनखंडों से हम एलसीएम तथा एचसीएफ को कैसे लिखेंगे, तो बच्चों यदि हमें लिखना है एचसीएफ तो यह होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसे हम लिखेंगे, तो बच्चों एचसीएफ जो है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तथा यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यदि हम यहाँ 6 तथा 20 का एचसीएफ निकालें तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि 6 तथा 20 इन दोनों में से यहाँ पर कौन सा गुणनखंड ऐसा है जो कि उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 यहाँ पर ऐसा गुणनखंड है जो कि उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर 2 ही एकमात्र ऐसा गुणनखंड है जो कि उभयनिष्ठ है तथा गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब यहाँ पर एक ही गुणनखंड आ रहा है तथा इस गुणनखंड की दोनों में से सबसे छोटी घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं अर्थात 1, अर्थात 2 की घात 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 2। अतः 6 तथा 20 का एचसीएफ हुआ 2। और यदि हम 6 तथा 20 का एलसीएम लिखें, 6 तथा 20 का एलसीएम, तो यह होगा संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से हम सभी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो सभी अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 2, 3 और 5, यह 3 गुणनखंड मिले हमें 6 और 20 के गुणनखंड में। अब इनमें से हम इनके गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, तो 2 की घात 2 सबसे बड़ी घात है। 3 में 3 की घात 1 यही सबसे बड़ी घात है तथा 5 की घात 1 यही सबसे बड़ी घात है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की घात 2 अर्थात 4 गुना 3 गुना 5। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 5 गुना 3 15 गुना 4, 15 गुना 4 हम करते हैं तो यह हो जाएगा 60। अर्थात 6 तथा 20 का एचसीएफ होगा 2 तथा 6 और 20 का एलसीएम होगा 60। यह रहा बच्चों उदाहरण नंबर 6। आगे हम एक महत्वपूर्ण रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ बच्चों किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए HCF of a and b into LCM of a and b is equal to
a इंटू बी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं या दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF तथा LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन या उदाहरण में हल किया था, तो हमें 6 तथा 20 का HCF यह 2 प्राप्त हुआ था तथा 6 तथा 20 का LCM यह 60 प्राप्त हुआ था। तो बच्चों यदि हम HCF ऑफ 6 और 20 का HCF ले तो यह 2 गुना उनका LCM करें तो यह 60 बराबर होगा उन दोनों संख्याओं अर्थात 6 गुना 20 के। तो यहाँ हम देखते हैं 120 तथा यहाँ पर हम देखते हैं 120, यह दोनों बराबर होते हैं। इसकी सहायता से हम यदि हमें किसी संख्या का HCF पहले से ज्ञात हो और वह दोनों संख्याएं दी हुई हो तो हम उन दोनों संख्याओं का LCM आसानी से ज्ञात कर सकते हैं तथा यदि हमें उन संख्याओं का LCM दिया हुआ हो तो हम HCF भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी पर आधारित एक उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। यहाँ बच्चों उदाहरण 7 में लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरण 7 का हल। यह होता है 96 तथा 404 का HCF। पहले हम HCF निकालते हैं, फिर इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करेंगे। तो हम 96 और 404 इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड में हमें प्राप्त होता है 2। यहाँ से हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 48। अब हम 2 से भाग देते हैं तो यह 24 बार में चले जाएगा। फिर 2 से भाग देने पर यह 12 बार में चले जाएगा। यहाँ पर भी हम 2 से भाग देंगे 6 बार में चले जाएगा और 2 से भाग देने पर यह 3 बार में चले जाएगा। 3 से भाग देने पर 1 बार में। इसी प्रकार से 404 के अभाज्य गुणनखंड हम देखते हैं, 2 से भाग देने पर यह हो जाएगा 202। फिर हम 202 में 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देने पर यह 101 बार में चले जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 101 एक अभाज्य संख्या है जिसमें 1 तथा 101 के अलावा और कोई संख्या से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम 101 से भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होगा। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 96 ये बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुना 3 तथा 404 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 101, या इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 101। अब हम यहाँ पर HCF के लिए देखेंगे। HCF 96 तथा 404 का, तो यह होगा इन दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों 96 और 404 के गुणनखंडों में केवल एक ही संख्या 2 उभयनिष्ठ है तथा इस उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात यह 2 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का HCF 4 होगा। अब हम इसका LCM ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF तथा LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ HCF 96 और 404 गुना LCM 96 गुना 404, यह इन दोनों संख्याओं 96 और 404 के गुणनफल के बराबर होगा। 404 गुना 96। यहाँ से हम HCF का मान रखते हैं
तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा HCF आया यह 4 आया। 4 गुना LCM 96 और 404, यह होगा 404 गुना 96। हम 4 को पक्षांतर करते हैं तो LCM 96 तथा 404 का यह होगा 404 गुना 96 डिवाइडेड बाय 4। 4 से भाग देने पर यह भाग 101 बार में चले जाएगा। 96 में हम 101 से गुना करेंगे तो यह हमें 96 प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 96 तथा 404 का एलसीएम यह 9696 होगा। आगे हम उदाहरण नंबर 8 को हल करते हैं। उदाहरण 8 में लिखा हुआ है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम देखते हैं 6 के गुणनखंड हमें और 3 प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 72 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 यहाँ पर भाग देने पर 36 बार में यह भाग चले जाएगा। 2 18, फिर 2 से भाग देने पर यह 9 बार में चले जाएगा। 3 और 3 हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि हम 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमें 120 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 3 और 5 प्राप्त होंगे। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 बराबर 2 गुना 3 तथा 72 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, अर्थात 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2। इसी प्रकार से हम 120 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 3 गुना 5, अर्थात 2 की घात 3 गुना 3 गुना 5। अब हम 6, 72 और 120 का HCF देखते हैं। यह होगा HCF 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड में हमें प्राप्त होता है 2 तीनों में है, गुना यहाँ से हम देखते हैं 3 भी तीनों के गुणनखंड में है, 2 तथा 3। और सबसे छोटी घात हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे छोटी घात हमें 2 की 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, अर्थात सबसे छोटी घात 1 प्राप्त होती है। तथा यदि हम 3 की सबसे छोटी घात देखें तो हमें 3 की सबसे छोटी घात यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1, तो हम कहेंगे कि 3 की सबसे छोटी घात 1 ही है, इसलिए यह HCF 6 के बराबर होगा। अब यदि हम LCM की बात करें, LCM 6, 72 तथा 120 का, तो यह होगा प्रत्येक गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो यह हो जाएगा, यहाँ से हम सभी गुणनखंडों को लिख लेंगे तो यह होंगे 2, 3 तथा 5। अब हम इनकी सबसे बड़ी घात देखते हैं तो बच्चों हमें यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात 3,
3 की सबसे बड़ी घात 2 तथा 5 की सबसे बड़ी घात 1 प्राप्त होती है। इसे हम लिखेंगे 2 की घात 3 अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 8 गुना 3 की घात 2 अर्थात 9 गुना 5। यह हो जाएगा 8 गुना 45। 8 गुना 45 हम करते हैं तो यह होगा 360। अर्थात हम कह सकते हैं कि 672 और 120 का HCF 6 तथा LCM 360 होगा। यह रहा उदाहरण नंबर 8 का हल। अब बच्चों यदि हम बात करें, क्या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 गुना 72 गुना 120 बराबर HCF 672 और 120 का गुना LCM 672 और 120 का। तो बच्चों यह गलत है, यह बराबर नहीं होता है, क्योंकि यह हमेशा 2 संख्याओं के लिए ही सत्य है। यह कभी भी 3 संख्याओं के लिए सत्य नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।